कहानी शुरुआत होता है। जिमी अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा होता है। तभी दरवाजे की दरार से एक रहस्यमय परछाई झलकती है। वह तुरंत बाहर जाकर जांच करता है, लेकिन वह परछाई तब तक गायब हो चुकी होती है। जमीन पर बस एक रहस्यमय पार्सल पड़ा होता है। जिमी और लीजा हैरानी से भरे उस पार्सल को खोलते हैं, जिसमें एक डरावना सा कठपुतली जैसा गुड़िया निकलता है। जिमी ने हाल ही में कोई डिलीवरी नहीं मंगवाई थी, और जब वह भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करता है, तभी लीजा को बचपन में सुनी एक डरावनी कहानी याद आ जाती है। पत्नी की रुचि देखकर जिमी उस गुड़िया को रख लेता है और फिर रात का खाना लेने पास के रेस्टोरेंट चला जाता है। अकेली लीजा गुड़िया को बिस्तर पर रख देती है और उसे एक सफेद कपड़े से ढक देती है। सोचती है जिमी लौटेगा तो डर जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकलती है, घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। रेडियो की आवाज बंद हो जाती है और रसोई में खौलता पानी भी शांत हो जाता है। उसकी जगह कमरे से एक अजीब सी चीख की आवाज आने लगती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लीजा को शक होता है कि जरूर इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, और वह हिम्मत करके धीरे धीरे उसके पास हाथ बढ़ाती है, लेकिन हाथ कपड़े को छू भी नहीं पाता कि अचानक एक रहस्यमय शक्ति उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। लीजा के मुंह से खून निकलता है और वह पीछे की ओर देखकर कुछ भयानक सा देखती है। तभी वह रहस्यमय शक्ति उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जिमी खाना लेकर घर लौटता है और देखता है कि केतली में पानी खौल चुका है, लेकिन कोई उसे बंद करने वाला नहीं। वह नाराज होकर पत्नी से शिकायत करता है। तभी कमरे से लीजा की आवाज आती है। जिमी कमरे में जाकर देखता है कि पत्नी ने खुद को एक सफेद कपड़े से ढक रखा है, जो बहुत अजीब लगता है। वह यह सोचते हुए धीरे धीरे उसके पास जाता है कि शायद पत्नी ने कोई मजाक किया हो, लेकिन ये मजाक लीजा ने अपनी जान देकर किया था, जिसने जिमी को सचमुच डरा दिया। बाद में पुलिस जांच करती है तो लीजा के शरीर पर कोई घाव नहीं मिलता और घर में घुसपैठ का कोई संकेत नहीं होता। चूँकि जिमी उस रात घटनास्थल पर ही था, इसलिए वह मुख्य संदिग्ध बन जाता है। उसने बयान में कहा कि जब वह लौटा तो पत्नी से बात हुई थी, लेकिन पुलिस अधिकारी को यकीन हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि लीजा की लाश में जीभ ही नहीं थी, और अगर वह पहले ही मारी जा चुकी थी तो बात करना असंभव था। परंतु पक्के सबूत न होने की वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। जिमी नीचे पड़ी गुड़िया को देखता है और पत्नी द्वारा बताए गए उस डरावने किस्से की याद उसे फिर सताने लगती है। वह पार्सल को खंगालता है और उसे एक अहम सुराग मिलता है। उस पर लिखा होता है मैरिल शॉ और बिली, रेवेंस फेयर टाउन, और यह वही जगह थी जहां जिमी का बचपन बीता था। डर और जिज्ञासा के साथ वह तुरंत गाड़ी लेकर वहां रवाना हो जाता है। दरवाजा खोलती है उसकी सौतेली माँ एला। यह उनकी पहली मुलाकात होती है। जिमी की माँ की आत्महत्या के बाद वह अपने पिता से रिश्ता तोड़ चुका था और बीते 20 सालों से घर नहीं आया था। अपने लकवे से ग्रस्त पिता को देखकर भी वह ज्यादा भावुक नहीं होता, बल्कि सीधा मुद्दे पर आता है और उस पुराने लोकगीत के बारे में पूछता है जिसे उसकी पत्नी भी सुन चुकी थी। उसकी मौत का ताल्लुक उस गुड़िया से था। इसी वक्त उसके पिता भी बोल पड़ते हैं कि उनके कस्बे के लोग अक्सर अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। बातों में टकराव होता है और माहौल बिगड़ जाता है। गुस्से से भरे जिमी वहाँ से चला जाता है। एला उसके पीछे दौड़ती है और पिता पुत्र के बीच रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है। रात होने के कारण जिमी पास के एक होटल में ठहर जाता है। वह उस गुड़िया को लापरवाही से कुर्सी पर फेंक देता है और जल्दी ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही वह लेटता है, कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वह शांत पड़ी गुड़िया अब जैसे जीवंत होने लगी थी। जिमी बुरी तरह डर जाता है। लाल डरावनी रोशनी की झलक में उसे कमरे के कोने में एक परछाई सी दिखाई देती है। जिमी जल्दी से बत्ती जलाता है और तब जाकर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसी दौरान लीजा का शव श्मशान गृह पहुंचाया जाता है। अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए हेनरी को पता चलता है कि शव की जीभ नहीं है, जिससे वह चौंक जाता है। उसे अचानक मैरिल शॉ की उस पुरानी कहानी की याद आ जाती है। इसी बेचैनी में उसे तहखाने से अपनी पत्नी की आवाज आती है। वह बुजुर्ग महिला, जिसे डिमेंशिया है, अक्सर बिना वजह इधर उधर घूमती रहती है। आज भी वह अजीब बातें कर रही थी, बार बार कह रही थी, वह आ गया है, वह आ गया है। अगले दिन जिमी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगता है, हेनरी की पत्नी उसे रोक लेती है। डरी हुई अवस्था में वह कहती है, तुम्हारी पत्नी को मैरिल शॉ ने मारा है। बच के रहना उसके निंगशी घूरने से। उसके कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ गुड़ियाएं थीं। अगर वह तुम्हें नींद में दिखे तो कुछ भी हो जाए, उससे आवाज मत निकालना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि हेनरी आ जाता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। जाते जाते वह बुजुर्ग महिला जिमी से बार बार कहती है, उस गुड़िया को जरूर दफना देना। हेनरी और उसकी पत्नी के जाने के बाद जिमी को पास में
में एक कब्र नजर आती है। वह झाड़ियों को हटाकर देखता है तो वहाँ मैरिल शॉ का नाम खुदा हुआ मिलता है। अब जिमी को यकीन हो जाता है कि मैरिल शॉ की कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। इस विश्वास के साथ वह तुरंत होटल लौटता है और उस गुड़िया बिली को लेकर दोबारा उसी कब्रिस्तान में जाता है। मैरिल शॉ की कब्र के पीछे बहुत सी छोटी छोटी कब्रें थीं। संभवतः वे उसकी गुड़ियाओं की कब्रें थीं। जिमी ढूंढते ढूंढते आखिरकार बिली के नाम की कब्र पा जाता है। वह कब्र खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। वह सोच में पड़ जाता है, इतने वर्षों बाद कौन होगा जो इस गुड़िया को निकाल ले गया। ज्यादा सोचे बिना वह गुड़िया को दोबारा वहाँ दफनाने का फैसला करता है। जब वह कार में लौटता है तो अभी भी घबराया हुआ होता है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है उसे खिड़की के बाहर गुड़िया का चेहरा झलकता है, लेकिन जब वह नीचे उतरकर जांच करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तनाव से थककर वह होटल लौटता है और गर्म पानी से नहाने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलता है वहीं पर बिली की गुड़िया फिर से उसे डरा देती है। दरअसल पुलिस अधिकारी को डर था कि जिमी भाग सकता है, इसलिए वह उसे छुपकर निगरानी कर रहा था। जब उसने देखा कि जिमी आधी रात को कब्रिस्तान में कुछ गाड़ रहा है तो उसे लगा कि वह सबूत नष्ट कर रहा है, इसीलिए पुलिस वाले ने वह गुड़िया वापस होटल में लाकर रख दी। जिमी को बहुत कोफ्त होती है, लेकिन वह पुलिस वाले को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और मैरिल शॉ की कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं होता। उसे लगता है जिमी बस कहानी बनाकर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस अधिकारी जिमी पर नजर रखने के लिए सीधे उसके बगल वाले कमरे में ही ठहर जाता है। अगली सुबह जब पुलिस अधिकारी कमरे से बाहर गया तो जिमी चुपके से कमरे में घुसा और बिली नाम की गुड़िया को लेकर चला गया। इसके बाद वह हेनरी की पत्नी के पास पहुंचा और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसकी पत्नी को मैरी शॉ ने मारा है। बुजुर्ग महिला बेहद भयभीत नजर आई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हेनरी ने भी जिमी से कहा कि उसे वह गुड़िया नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह उसकी चीज है, लेकिन जिमी के अडियल रवैये के कारण हेनरी को अंततः मैरी शॉ से जुड़ी सच्चाई बतानी पड़ी। असल में जब वह छोटा था तब लॉरेंस टाउन काफी समृद्ध था। वहाँ एक बड़ा थिएटर हुआ करता था जहाँ हर प्रदर्शन में सारी सीटें भरी रहती थीं। उस समय छोटा हेनरी एक बार उस थिएटर में गया था जहाँ मंच पर मैरी शॉ अपनी गुड़िया के साथ अद्भुत अभिनय कर रही थी। वह पेट से बोलने की कला में माहिर थी और उसकी कला से ऐसा लगता था मानो गुड़िया में सच में जान हो। हालांकि एक लड़के ने बीच में ही कह दिया कि उसने देखा है कि मैरी शॉ के होंठ हिल रहे थे। यह बात मैरी को बहुत बुरी लगी क्योंकि वह मंच पर उसे बेइज्जत कर रहा था। हालांकि मैरी ने बाद में एक और बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन उस दिन उसके दिल में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद वह लड़का अचानक लापता हो गया और फिर ज्यादा वक्त नहीं बीता कि मैरी शॉ की भी हत्या कर दी गई। लेकिन हत्यारा कौन था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हेनरी का परिवार पीढ़ियों से शवों का अंतिम संस्कार करता रहा है। उसके पिता को मैरी शॉ की वसीयत से पता चला कि वह मरने के बाद अपने शरीर को भी एक गुड़िया की तरह संरक्षित करवाना चाहती थी और उसे अपनी बाकी 101 गुड़ियाओं के साथ दफनाना चाहती थी। यह एक विचित्र और भयावह इच्छा थी, लेकिन हेनरी के पिता ने उसकी यह अंतिम इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। बचपन के जिज्ञासावश हेनरी यह देखने गया कि इंसान को गुड़िया कैसे बनाया जाता है, पर वहाँ वह गलती से ताबूत को गिरा बैठा। किसी ने हेनरी से पूछा, हेनरी तुम ठीक तो हो ना? मैरी शॉ के दफनाए जाने के बाद कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगी। कई परिवारों का सफाया हो गया और हर पीड़ित की जुबान गायब थी। यह सब जानने के बाद जिमी ने तय किया कि वह उस पुराने थिएटर में जाकर सच्चाई पता लगाएगा जहाँ कभी मैरी शॉ ने प्रदर्शन किया था। लेकिन अब वह थिएटर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। उसके वैभव का नामो निशान मिट चुका था। कई घंटों की खोजबीन के बाद जिमी को एक कमरे में पड़े पुराने संदूक में एक धूल से ढका हुआ डायरी का बही खाता मिला। उसमें परफेक्ट डॉल यानी पूर्ण गुड़िया बनाने की पूरी प्रक्रिया दर्ज थी। आगे के पन्नों में उसी लापता लड़के की जानकारी भी चिपकी हुई मिली जिसका नाम था माइक एंडरसन। जिमी पूरी तरह से उस डायरी में खो गया था, लेकिन अचानक उसने कुछ महसूस किया और पीछे पलटा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। अब तक उसे जो जानना था वह काफी हद तक मिल चुका था, तो उसने तय किया कि वह अब इस मनहूस जगह को छोड़कर हेनरी के पास लौटेगा और उससे बाकी बातें पूछेगा। लेकिन उसी समय हेनरी खुद एक नई मुसीबत में फंस चुका था। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी गुड़िया से बातें कर रही थी। यह देखकर वह डर गया कि कहीं यह शाप उसके परिवार पर न आ जाए। इसीलिए वह झट से बिली नाम की गुड़िया उठाकर कब्रिस्तान में जाकर उसे दफनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह फावड़ा उठाता है उसे तहखाने से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी गुस्से में रो रही है, तो वह उसे मनाने तहखाने में चला गया। लेकिन तभी टेबल पर रखी गुड़िया अचानक हिलने लगी और अगले ही पल तहखाने का दरवाजा बंद हो गया।
अब हेनरी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी पत्नी दरवाजा खोले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थिएटर से लौटने के बाद जिमी अपने पुराने घर वापस गया ताकि अपने पिता से मैरी शॉ के बारे में और जानकारी जुटा सके। डायरी से यह जानकर जिमी स्तब्ध रह गया कि लापता हुआ लड़का दरअसल उनके ही परिवार का सदस्य था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, इसलिए जिमी के परिवार ने कस्बे के कुछ लोगों के साथ मिलकर मैरी शॉ के घर पर धावा बोल दिया। वे उससे माइक, लापता लड़के के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे जबरदस्ती चीखने पर मजबूर किया और उसकी जीभ काट दी। अंततः उसे बेरहमी से मार डाला। तब से कस्बे में लगातार हत्याएं होती रहीं। जो लोग इस घटना में शामिल थे उन सब की जीभ काट ली गई और वे एक एक कर मारे गए। जिमी की सगी माँ की भी इसी कारण मौत हुई थी और जिस कारण उसे बचपन में घर से निकाल दिया गया था वह सिर्फ इसलिए था ताकि वह इस श्राप से दूर रह सके। लेकिन बहू की मौत ने उसके पिता को यह समझा दिया कि मैरी शॉ इतनी आसानी से उनके परिवार को नहीं छोड़ेगी। जिमी अब चुप बैठने के मूड में नहीं था। उसने तय किया कि वह इस अभिशाप से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढेगा। मगर जैसे ही वह घर से निकला, उसे रास्ते में पुलिस अफसर मिल गया। पुलिस अफसर हाल ही में कब्रिस्तान गया था और उसने वहां देखा कि सभी गुड़ियाएं गायब हो चुकी थीं। उसे शक हुआ कि ये सब जिमी का ही काम है। जिमी ने बार बार समझाने की कोशिश की कि मैरी शॉ वापस आ चुकी है, लेकिन पुलिस अफसर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी एला ने दोनों की बातचीत में दखल दी और बताया कि हेनरी नाम का एक बुजुर्ग जिमी से बात करना चाहता है। फोन पर हेनरी ने बताया कि वह जिमी की बेगुनाही साबित करने का एक रास्ता जानता है और सबूत थिएटर के एक गुप्त रास्ते में छिपा हुआ है। पुलिस अफसर ने जब देखा कि हेनरी कहीं जा रहा है तो उसने हथकड़ी निकाल ली कि उसे हिरासत में ले जाएगा। जिमी ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसे धक्का देकर थिएटर की ओर भाग गया। पुलिस अफसर उसका पीछा करता है, लेकिन जिमी रास्तों से वाकिफ था, इसीलिए वह पहले ही थिएटर पहुंच गया। उस समय आधी रात का वक्त था और थिएटर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। काफी डरावना माहौल था। उसी वक्त ऊपर से हेनरी की आवाज आई और जिमी आवाज का पीछा करते हुए एक गोदाम जैसी जगह पर पहुंचा। कुछ समय बाद जब महिला की आवाज सुनाई दी तो पुलिस अफसर भी गंभीर हो गया। दोनों एक संकरी सी गली से होते हुए गुठिया बनाने वाले कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुलिस अफसर ने एक गुठिया उठाकर जमीन पर फेंक दी। फिर जो नजारा सामने आया वह देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। वे सारी गुड़ियाएं जो कब्र से निकाली गई थीं, अब इसी कमरे में मौजूद थीं। सिर्फ बिली की जगह खाली थी। आखिर ये सब किसने किया? तभी उनकी नजर एक लाल कपड़े की ओर गई। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो नीचे एक ऐसी गुड़िया मिली जो किसी असली इंसान से बनाई गई थी। संभवतः वो जिमी का वही लापता चचेरा भाई था। इस भयावह नजारे से दोनों घबरा गए और तभी शोकेस में रखी सभी गुड़ियाएं अचानक हिलने लगी। उनके सिर एक साथ मुड़कर एक ही दिशा में देखने लगे। वहीं सामने एक अजीब सी गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी और धीरे धीरे झूल रही थी। जिमी ने उस गुड़िया से पूछा कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। मैरी शॉ ने उसे पास आने को कहा। सच्चाई जानने की लालसा में जिमी धीरे धीरे उसके पास गया। तभी अचानक मैरी शॉ ने अपना असली रूप दिखा दिया। पुलिस अफसर को जैसे ही यकीन हो गया कि सच में भूत है, उसने अपनी शॉटगन निकाली और गुड़िया को चूर चूर कर डाला। लेकिन मैरी शॉ की एक खास शक्ति थी, वह हर गुड़िया के अंदर समा सकती थी और इस कमरे में ऐसी 100 गुड़ियाएं थीं। पुलिस की गोलियां नाकाफी थीं। इन सभी गुड़ियाओं को जल्दी से खत्म करने के लिए उसने उन्हें एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिमी ने बिना देर किए तेल का दिया सीधे उस ओर फेंक दिया, लेकिन वे भूल गए थे कि उनके पीछे एक असली इंसान से बनी गुड़िया भी थी। दोनों घबराकर भाग खड़े हुए, मगर थिएटर काफी समय से वीरान पड़ा था। सीढ़ियों के पेंच ढीले हो चुके थे। पुलिस अफसर का पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। उसने जोर से चीख मारी और उसी वक्त मैरी शॉ ने उसकी जीभ काट दी। फिल्म में यही नियम था, अगर तुम चीखोगे तो मरोगे। जिमी ऊपर चढ़ ही रहा था कि एक कपड़ा अचानक उसके चेहरे पर आ गिरा। वह डर से चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गिरते समय अपने मुंह को कसकर ढक लिया। इसके बाद वह पानी के बहाव के सहारे थिएटर से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। भीतर की सारी गुड़ियाएं जल चुकी थीं। सिर्फ बिली नाम की गुड़िया बची थी। लेकिन जब वह हेनरी के घर पहुंचा तो पता चला कि हेनरी की भी हत्या हो चुकी थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि बिली की गुड़िया उसके पिता अपने साथ ले गए थे। यह सुनकर जिमी को बहुत हैरानी हुई।